सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली वर्कशीट नंबर 62 and it is only for class 10 students. It has taken from the subject social science, political science, and we will learn and understand the chapter power sharing. Revision. आज की इस वर्कशीट में हम फिर से एक बार पावर शेयरिंग चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन में हम 3 and 5 मार्कर क्वेश्चंस समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि क्योंकि हमारा बोर्ड का सिलेबस अब अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म हो चुका है, अब हम पुराने जो हमने रीड आउट कर रखे हैं चैप्टर्स उनकी रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन में भी हम क्वेश्चन आंसर बेस अपनी रिवीजन कर रहे हैं, जो कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अपने नोट्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और देखिए, आज के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, वो 3 और 5 मार्कर हैं, तो इसके आंसर भी 3 और 5 मार्कर के अकॉर्डिंग ही होंगे। क्योंकि कई बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कहते हैं, कंप्लेंट भी करते हैं कि भी सर आपने बहुत बड़े बड़े आंसर लिखवाए हैं। तो देखिए, जो चैनल अगर कोई चैनल बहुत छोटे छोटे आंसर लिखवा रहा है तो वो सही नहीं कर रहा, क्योंकि आप फिर लिख कर तो आएंगे और आप कहते हैं कि हमने इतना तो लिखा है जी, फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आए। तो इसलिए आज जो मैं लिखवा रहा हूँ, आप बेशक से उसको पूरा ना करें, लेकिन आप उसको थोड़ा बहुत कट शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा मटेरियल होगा उसको तो कट शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मटेरियल ही थोड़ा होगा फिर आप उसको कैसे करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, यानी पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। एक्सप्लेन 3 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज विद एग्जाम्पल। आज की इस डेमोक्रेसीज में हम पावर शेयरिंग के किन 3 फॉर्म्स को देखते हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पर विद एग्जाम्पल डिस्क्राइब करना है। देखिए, इसका आंसर है कि टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। यानी जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, यानी किसी भी कंट्री में जो भी उसकी सोसाइटी किसी भी बेस पर बटी होती है, तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं, तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, और हमारी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रही, इसलिए पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आर एज अंडर। ये 5 मार्कर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फॉर्म इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो देखिए, जो गवर्नमेंट के ऑर्गन 3 ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके बीच में पावर की शेयरिंग, जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी उसको हम कहते हैं। तो ये इसका फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी इसमें क्या होता है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो देखिए कि जब डिफरेंट लेवल पर, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना। एंड द थर्ड फॉर्म इज पावर मे ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम एक्सेट्रा। तो देखिए, एक तीसरा फॉर्म भी होता है जब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर होती है, जैसे कि आप देखिए हमारे यहाँ पर भी जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उसमें सभी रिलीजियस ग्रुप्स को इनवाइट किया जाता है, सबको इक्वली मौका दिया जाता है, इक्वली चांस दिया जाता है कि वो गवर्नमेंट का एक पार्ट बने। तो इससे क्या होगा कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को हम इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, तो पावर उनके बीच में शेयर कर रहे हैं। और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। देखिए, इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो माइनॉरिटी हैं,
वो माइनॉरिटी में होते हुए भी इतने रिच और पावरफुल क्यों हैं? तो देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड इट। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे पावर हैज़ बीन into the hands of French people for a longer period and benefited them for economic development and education। तो देखिए फ्रेंच लोगों के हाथों में पावर जो है वो तो काफ़ी पहले से रही है वहाँ पर, और जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री में हुआ उसका फ़ायदा भी सिर्फ इन्हीं लोगों को मिला, और यहाँ तक कि जो एजुकेशन भी मिली वो पहले इन्हीं को ही मिली। द फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन वॉज बेटर रीड एंड मोर क्वालिफाइड एंड हैड एक्सेस टू मोर रिसोर्सेज दैन द नेटिव डच पॉपुलेशन। यहाँ तक कि जो मूल निवासी हैं, वहाँ के मूल निवासी कौन है? डच लोग हैं, लेकिन उनके तुलना में उन जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और यहाँ तक कि जो रिसोर्सेज तक पहुँच भी है ना वो उन्हीं लोगों की थी। इसके अलावा एक तीसरा रीज़न भी है कि द फ्रेंच वर पार्ट ऑफ एन अरिस्टोक्रेसी ऑफ ट्रेड्समैन एंड दस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। तो देखिए जो फ्रेंच लोग थे वो शुरुआत से ही, बहुत पहले से ही व्यापारी लोग थे, तो इससे वो अरिस्टोक्रेसी मतलब वो क्लर्जीज में आते थे, उनको अमीर थे वो शुरू से ही, और इसलिए वो तब से वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी रहे, इसलिए वो माइनॉरिटी में रहते हुए भी पावरफुल और रिच थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स शेयर पावर इन डेमोक्रेसी। ये उसका जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा उसका फोर्थ फॉर्म भी है कि प्रेशर ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर करना। तो देखिए वो कैसे करते हैं डेमोक्रेसी में, बीइंग एक्टिव ऑफ मैनी ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट ग्रुप्स लाइक मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल लेबरर्स। तो देखिए आपने देखा होगा बहुत सारी यूनियंस होती हैं, जैसे मर्चेंट यूनियन, फार्मर यूनियन, इंडस्ट्रियल लेबर यूनियन, डॉक्टर्स यूनियन, टीचर्स यूनियन। तो बहुत सारी जो यूनियन होती हैं ये क्या होती हैं? ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, और इन्हीं लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। अब ये डेमोक्रेसी में पावर शेयर कैसे करते हैं? डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स इन वेरियस गवर्नमेंट कमिटीज़, यानी ये गवर्नमेंट कमिटीज़ का हिस्सा बनकर उसमें पार्टिसिपेशन करते हुए अपनी पावर को उनके साथ, जो गवर्नमेंट है वो इनके साथ शेयर करती है। फिर ये क्या करते हैं? ये फोर्सिंग गवर्नमेंट टू टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस बाय प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट। तो ये क्या करते हैं? गवर्नमेंट को फोर्स करते हुए उसको प्रेशराइज करते हैं ताकि वो इनके फेवर में इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकें। देखिए इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल आजकल चल रहा है। आजकल दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो फार्मर्स हैं वो बहुत इकट्ठा हो रखे हैं, तो एक तरह से क्या है, वो भी प्रेशर ग्रुप्स का काम कर रहे हैं। वो हमारी गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो जो उन्होंने एक एग्रीकल्चर एक्ट बनाया है उसको वो वापस ले लें। तो प्रेशर ग्रुप्स का काम यही होता है, और इस तरह से, और गवर्नमेंट भी क्या करती है, डिफरेंट कमेटीज़ बनाती है और उसमें इनको इनवाइट करती है और इनसे जो उनके सजेशंस हैं लेती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट इनके साथ पावर शेयर करती है, और ये क्या करते हैं, प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस, यानी जो अपने इनसे जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं के इंटरेस्ट के बारे में गवर्नमेंट से बात भी करती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अ कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना है। इसमें लिखा हुआ है कि जो पावर शेयरिंग है वो एक कंट्री को पावरफुल और यूनाइटेड यानी एक करती है। अपने इस स्टेटमेंट को आपको सही साबित करना है, तो इसका मतलब इसके बारे में बताना है, इसकी अच्छी बातों के बारे में बताना है कि इससे क्या फ़ायदे होते हैं। शेयरिंग ऑफ पावर्स, देखिए इसका आंसर है कि शेयरिंग ऑफ पावर्स मेक्स अ कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, यानी जो फॉलोइंग रीजंस हैं उन्हीं के कारण ये ऐसा होता है। तो फर्स्ट रीज़न इज़ पावर शेयरिंग इंश्योर्स दैट ऑल द पीपल हैव स्टेक इन द गवर्नमेंट। जो पावर शेयरिंग है वो इस बात को इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट में सभी लोगों की भागीदारी बने रहे। स्टेक का मतलब उनका हिस्सा या उनकी भागीदारी हो। पावर शेयरिंग इंश्योर्स मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, इट अपहोल्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल्स रूल। तो देखिए पावर शेयरिंग ये भी इंश्योर करता है कि जो हम पीपल हैं उनका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, और ये इस तरह से जो पीपल्स रूल का जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे बढ़ाता है। फिर
थर्ड पॉइंट इज इट एंश्योर्स द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन डेमोक्रेसी, और इसके कारण क्या होता है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है, यानी आपने देखा होगा गवर्नमेंट आराम से 5 इयर्स अच्छे से काम करती है और डेवलपमेंट कंट्री की कर पाती है। पावर शेयरिंग एकोमोडेट्स डाइवर्स ग्रुप्स, यहाँ तक कि जितने भी अलग अलग ग्रुप्स हैं उनको भी ये उनके बीच में एक ट्रस्ट की फीलिंग बनाती है पावर शेयरिंग। तो इस तरह से हम अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज हाईलाइट एनी 3 measures adopted by the Belgium government to accommodate regional and cultural diversities, यानी आपको 3 ऐसे मेजर्स बताने हैं जो कि बेल्जियम गवर्नमेंट ने अपनाए ताकि उसके यहाँ जो रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटीज थी उसको एकोमोडेट का मतलब उसमें उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके, उनके बीच में एक अग्रीमेंट कराया जा सके, समझौता कराया जा सके। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और पेपर में मैक्सिमम टाइम आता है। फर्स्ट पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स, यानी जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, it prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in central government, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे। प्रॉब्लम खत्म। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ बोथ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, यानी जब तक दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप की इसमें जो है मेजॉरिटी नहीं होगी, उनका सपोर्ट नहीं होगा, तब तक कुछ स्पेशल लॉस नहीं बन पाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन ऑफ कंट्री। आपने पढ़ा था कि बेल्जियम में 2 अलग अलग रीजन थे, फ्लेमिश और वेलोनिया, तो यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके साथ अपनी पावर को शेयर किया स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ। थर्ड पॉइंट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट, तो ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट है इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और उसमें भी दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह से उन्होंने अपने इस डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट किया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ डिड मेजोरिटेरियनिज्म increases the feeling of alienation among Sri Lankan Tamils, explain। तो देखिए इसका मतलब है मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं बहुसंख्यकवाद, यानी जो लोग देश में ज़्यादा रहते हैं उन्हीं की हमेशा चलना, उन्हीं की बात सुने जाना। तो इसने इस चीज़ ने जो वहाँ के श्रीलंकन तमिल थे उनके बीच एक अलाइनेशन मतलब अलग थलग रहने की जो फीलिंग है वो कैसे बढ़ा दी और ज़्यादा। तो आंसर इज मेजोरिटेरियनिज्म इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। फर्स्ट इज बाय द 1956 एक्ट सिन्हाला वॉज मेड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिसरिगार्डिंग तमिल, यानी तमिल को इग्नोर करते हुए 1956 का जो एक्ट बनाया गया उसमें जो सिन्हाला लैंग्वेज थी उसी को ही ऑफिशियल ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। Second reason is for university positions and government jobs Sinhala applicants were preferred, यानी यूनिवर्सिटीज़ में और गवर्नमेंट जॉब्स में जो भी प्रेफरेंस दी जाएगी वो किसको दी जाएगी, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले एप्लीकेंट्स को। And the third reason is the constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism, यानी वहाँ का जो संविधान बना उसमें ये लिखा गया कि जो स्टेट यानी श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो केवल बुद्धिज्म को ही प्रोटेक्ट करेगी और उसको ही आगे बढ़ाएगी। सो दीज आर द रीजंस behind the increasement of feeling of alienation among Sri Lankan Tamils. Then question number 7 is compare the ways in which the Belgium and the Sri Lankans have dealt with cultural diversity. तो देखिए अभी ऊपर हमने समझा भी है कि इसमें ये बताना है दोनों के तरीकों को कंपेयर करना है कि बेल्जियम और श्रीलंकन ने अपने अपने यहाँ जो उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी थी ना उसको कैसे हैंडल किया, अच्छे में किया या बुरे में किया। तो आंसर इज दे अमेंडेड, यानी बेल्जियम के लिए बोला गया है, दे अमेंडेड their constitution 4 times so as to work out an innovative arrangement that would enable everyone to live together in peace and harmony. तो देखिए उन्होंने क्या किया कि जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन इतना बढ़िया बनाया उसको केवल बहुत ही कम बार उन्होंने 4 टाइम्स ही चेंज किया, सिर्फ इसलिए ताकि एक ऐसी एक यूनिक अरेंजमेंट किया जा सके ताकि वहाँ रहने वाले लोग
साथ साथ मिल के रहें, पीस एंड हारमनी, शांति और सौहार्द के साथ वो मिलकर रहें। दैट इज देयर वाज, इसके लिए देयर वाज शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच बोथ इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच दोनों लैंग्वेज बोलने वालों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। दे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ एक्मोडेशन, तो उन्होंने किसकी पॉलिसी अपनाई? एक्मोडेशन मतलब समझौते की नीति अपनाई, आपस में उन्होंने समझौता कर लिया। ऑन द अदर हैंड द सिन्हालीज who were in majority in Sri Lanka as compared to the Tamils followed a policy of majoritarianism and adopted a series of measures to establish Sinhala supremacy by passing an act of 1956। दूसरी तरफ जो सिंहली लोग थे, सिंहली स्पोकन लैंग्वेज स्पोकन लोग थे, वो क्या थे? श्रीलंका में वो मेजॉरिटी में थे एज कम्पेयर टू तमिल्स, तमिल्स की तुलना में वो मेजॉरिटी में थे। उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई? उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म वाली पॉलिसी को अपनाई और बहुत सारे ऐसे मेजर्स उन्होंने किए ताकि उन्हीं की सुप्रीमेसी बनी रहे। इसके लिए उन्होंने एक 1956 में एक्ट पास किया था, जैसा कि अभी ऊपर हमने समझा भी था। These measures alienated the Tamils leading to civic strife between the two communities, और इन्हीं उपायों ने धीरे धीरे तमिलों के मन में ऐसा गुस्सा भर दिया कि वो दो कम्युनिटी के बीच में सिविक स्ट्राइफ का मतलब होता है कि जो आपस में लड़ाई झगड़ा करने के लिए वो धीरे धीरे फिर वो मोटिवेटेड होने लगे और धीरे धीरे उनमें एक अलगाव वाली चीज़ पैदा होने लग गई। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। देखिए यहाँ एक स्टेटमेंट ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ये स्टेटमेंट लिखी है कि पावर जो है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में शेयर की जाती है। अब आप इसके बारे में बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है? पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। तो देखिए हमने ये बताना है कि पावर डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी शेयर्ड हो सकती है, जैसे कि डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हों या लिंग्विस्टिक ग्रुप जैसे कि श्रीलंका में या फिर बेल्जियम में थे। और रिलीजियस ग्रुप की बात करें तो हमारे यहाँ पर रिलीजियस ग्रुप्स हैं। तो फॉर एग्जांपल कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, आपने देखा होगा कम्युनिटी गवर्नमेंट वहाँ पर जो है लिंग्विस्टिक, दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप की अलग अलग गवर्नमेंट है, तो उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इसके अलावा इन सम कंट्रीज लीगल अरेंजमेंट्स आर मेड वेयर द सोशली वीकर सेक्शंस एंड विमेन आर रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए कई कंट्रीज़ में तो लीगल अरेंजमेंट भी किए जाते हैं ताकि वहाँ के जो सोशली वीकर सेक्शन है और वीमेंस हैं उनको लेजिस्लेचर में और एडमिनिस्ट्रेशन में इक्वली रिप्रेजेंटेशन मिल पाए। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री इंडिया जो है, यहाँ पर जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री, तो जो हमारे यहाँ पर डिफरेंट असेंबलीज हैं जिन्हें हम विधानसभा कहते हैं, और जो पार्लियामेंट है उसमें जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, आरक्षित विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र होते हैं, वो इसी का ही एग्जाम्पल हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज power sharing is a very spirit of democracy. Justify the statement फिर with 4 suitable points। तो देखिए इसमें ये बताना है कि जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी की एक बहुत जो है वेरी स्पिरिट का मतलब लोकतंत्र की आत्मा है। तो अपनी इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है 4 सुटेबल पॉइंट से। तो यानी आपने इसके बारे में 4 पॉइंट्स लिखना है, इसको ही बताना है कि हाँ ऐसा ही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? द पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट इज पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वेरियस एथनिक ग्रुप्स लिविंग इन अ सोसाइटी। यानी किसी कंट्री की सोसाइटी में रह रहे जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी को ये रिड्यूस करता है। दूसरी बात, it helps in ensuring political stability since a country can be run by all the communities without giving preference to any majority community। तो देखिए जैसे श्रीलंका में हुआ कि मेजॉरिटी को ही वहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है, तो जहाँ पावर शेयरिंग होती है ना वहाँ पर मेजॉरिटी कम्युनिटी को प्रेफरेंस दिए बिना सभी जितनी कम्युनिटीज़ हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है और गवर्नमेंट में भी उनको पार्टिसिपेशन का इक्वल चांस दिया जाता है। इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है।
फिर थर्ड इज इट ऑल्सो रिड्यूसेस वायलेंस एंड linguistic problems. In India there is diversity in language but our constitution gives equal weight to all the languages. तो देखिए ये क्या करता है, वायलेंस यानी लड़ाई झगड़े को, और लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है ना, भाषा संबंधी जो प्रॉब्लम है, उनको भी ये दूर करता है पावर शेयरिंग। क्योंकि हमारी इंडिया में तो आपको पता ही है वैसे ही लैंग्वेज में इतनी डाइवर्सिटी है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी लैंग्वेज को बराबरी का दर्जा दे रखा है। तो इससे क्या हो रहा है कि उनके बीच में भी पावर शेयरिंग इजीली हो पा रही है, यानी सभी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को इक्वली चांस दिया जा रहा है। एंड फोर्थ इज पावर शेयरिंग इज एक्चुअली बीइंग कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और जो पावर शेयरिंग है उसको एक्चुअली में ही डेमोक्रेसी की स्पिरिट कहा जा सकता है। तो इस तरह से हमें इसको जस्टिफाई करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ डिड द बेल्जियम गवर्नमेंट सॉल्व इट्स एथनिक प्रॉब्लम। उन्होंने जो अपने यहाँ की एथनिक प्रॉब्लम थी, यानी लिंग्विस्टिक, दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप की जो प्रॉब्लम थी, उसको कैसे सॉल्व किया उन्होंने। तो आप इसमें जो अभी ऊपर हमने समझा था कि उन्होंने क्या किया था कि इक्वली रिप्रेजेंटेशन दिया, और जो लॉज हैं वो कैसे बन सकते थे वो भी आंसर लिख सकते हैं। और जो अभी हमने अभी रिसेंटली 7th क्वेश्चन का आंसर समझा था वो भी हम इसमें रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए, दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times सो एज टू वर्क आउट एन इनोवेटिव अरेंजमेंट दैट वुड एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मनी। तो वो उन्होंने इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि उसमें केवल 4 times ही उन्होंने चेंज किया, 4 times सिर्फ, और ताकि जो वहाँ के लोग हैं वो पीस और हार्मनी के साथ रह सकें। इसके लिए उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल देयर वाज द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द डच एंड फ्रेंच बोथ इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट, एंड दे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन, यानी उन्होंने समझौते की नीति को अपनाया। नेक्स्ट इज सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस 4 marks, और ये अक्सर आपके बोर्ड में अब आने लग गया है और इसी तरीके का आता है, और पॉसिबिलिटी है क्या पता इसी में से ही आ जाए, ये आपका लक है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। इसके लिए पहले हमें जो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, पैसेज लिखा है, उसको पढ़ना है और उसी के बेस पर या उसको समझ के हमें क्वेश्चन को आंसर करना है। तो लेट्स रीड। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज्ड इन ऑपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। तो जो आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग है वो कैसे इमर्ज हुआ, वो इसके अपोजिशन में इमर्ज हुआ कि ये समझा जाता था कि पॉलिटिकल पावर अनडिवाइडेड है, उसको डिवाइडेड किया ही नहीं जा सकता। तो इसके विरोध में ये पावर शेयरिंग का आइडिया इमर्ज हुआ। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑल द पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स लोकेटेड एट वन प्लेस। तो देखिए, बहुत समय तक तो यही समझा जाता था कि जो पावर है ना गवर्नमेंट की, वो एक ही हाथ में रहनी चाहिए। तो इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and enforce them। क्योंकि ऐसा समझा जाता था कि अगर पावर को फैला दिया, मतलब दूसरों के हाथों में बांट दिया, तो जो क्विक डिसीजन हैं उनको नहीं लिया जा सकेगा और उनको एनफोर्स यानी इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जा सकेगा। बट दीज नोशंस हैव चेंज द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ये विचार जब डेमोक्रेसी आई उसके साथ साथ बदल गए। One basic principle of democracy is that people are source of all political power। तो देखिए, डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल यही है कि लोग ही सभी पॉलिटिकल पावर का ओनली सोर्स हैं, यानी अगर लोग नहीं होंगे डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो इसलिए लोगों के हाथ में ही सारी पावर है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल themselves through institutions सेल्फ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, वो जो पीपल रूल है वो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस में यानी सेल्फ गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन में वो लोग रूल करते हैं। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट्स गिवन टू द डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। और जो गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसमें सभी जितने भी डाइवर्स ग्रुप, सभी जो सामाजिक समूह होते हैं, उनके विचारों को जो है एक प्रेफरेंस दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है। तो लेट्स answer the questions based on this extract. Part A is what is the basic principle of democracy? Answer is the basic principle of democracy is that people are the only source of all political power। अभी हमने समझा ही है।
क्वेश्चन बी इज व्हाई डिड द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज, यानी वो कैसे पावर शेयरिंग का आइडिया उभरा, इमर्ज हुआ यानी आया. The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. यानी उनका ये मानना था कि political power undivided है, इसके विरोध में ये power sharing का आइडिया इमर्ज हुआ. Now the C part, it would not be possible to take quick decisions and enforce them in a democracy. तो ये संभव नहीं है कि क्विक डिसीजन लिए जा सकें और उसको एनफोर्स किया जा सके डेमोक्रेसी में. डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव रीजन. तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक क्विक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट देम. ये बात बिल्कुल सही है कि डेमोक्रेसी में हम क्विक डिसीजन नहीं ले पाते हैं और ना ही उनको बहुत जल्दी से इम्प्लीमेंट कर पाते. बट इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू द वेरियस ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटीज एंड देयर व्यूज. क्योंकि जो एक अच्छी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसमें क्या होता है, सभी लोगों को, जितने भी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, उनके व्यूज़ को रिस्पेक्ट किया जाता है, विच इन टर्न इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ मेकिंग बेटर डिसीजन. और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो डिसीजंस होते हैं ना, वो बेटर हो सकते हैं और बेटर डिसीजन लिए जाते हैं. तो इसलिए हम उसको भी मानते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में इससे भी अच्छा हो सकता है. Now the last part, write a brief gist of the above given paragraph in your own words. इस वर्ड को याद कर लीजिए. गिस्ट का मतलब होता है समरी, यानी आपको इसका एक समरी अपने वर्ड्स में लिखना है. For a long time there was a belief that all the powers of government should remain in the hands of one person or a group of people living in a particular place. देखिए आपने क्या करना है, कुछ वर्ड्स को उसी में से लेना, कुछ वर्ड्स अपने मिलाने. तो इसका मतलब है कि बहुत समय तक यही समझा जाता था कि सारी की सारी पावर गवर्नमेंट की एक ही हाथ में रहनी चाहिए या किसी कुछ लोगों के हाथ में, जो उनका ग्रुप हो उसके हाथ में रहनी चाहिए. बिकॉज इफ इट does not happen then decision will not be taken immediately but democracy is the rule of people. देखिए ऐसा समझा जाता था कि सब एक ही हाथ में रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो डिसीजन सही ढंग से लिए नहीं जाएंगे, जल्दी जल्दी लिए नहीं जाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा. लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, रूल ऑफ द पीपल, लोगों का राज है. देयरफॉर if there is no sharing of power among the people then it will not be a democracy. और अगर लोगों के बीच ही पावर शेयरिंग नहीं होगी तो ये डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है. बिकॉज इन डेमोक्रेसी द पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. क्योंकि डेमोक्रेसी में जो लोग हैं, यानी जनता है, वो ही सारी राजनीतिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है. यानी कहने का मतलब है कि जनता ही नहीं होगी तो वो डेमोक्रेसी नहीं होगी और पॉलिटिकल पावर कहाँ से आएगी. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत ही बढ़िया मार्क्स लेकर आइए. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. Thank you very much.